नमस्कार। आज हम दो अहम मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। पहला तो है ब्राजील में हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, उसके क्या नतीजे रहे, और दूसरा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जो भारत में असमानता पर कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले आंकड़े दे रही है। तो देखते हैं इनमें क्या है, क्या कनेक्शन है और हमारे लिए इसके क्या मायने निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं 17वें ब्रिक्स समिट से। रियो डी जेनेरियो में हुआ। थीम थी ग्लोबल साउथ का सहयोग मजबूत करना, ताकि शासन ज्यादा समावेशी, ज्यादा टिकाऊ हो। भारत के प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद थे। हाँ, और ये सिर्फ एक सालाना बैठक जैसी नहीं थी। इसमें इंडोनेशिया अब पक्का सदस्य बन गया है ब्रिक्स का, और बेलारूस, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया जैसे कई देशों जो है वो पार्टनर के तौर पे जुड़े हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि ब्रिक्स कैसे फैल रहा है, और कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देशों का दबदबा है वैश्विक व्यवस्था में, खासकर G7, उसको एक तरह की चुनौती दे रहा है। हाँ, मतलब ग्लोबल साउथ के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन रहा है ये? बिल्कुल। और ये इस बार के नतीजों में भी साफ दिखा। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनमें सुधार की मांग उठी ताकि जो विकासशील देश हैं उनकी आवाज ज्यादा मजबूती से सुनी जाए। डॉलर पर जो निर्भरता है उसे कम करने की बात हुई, देशों के बीच सीधे पेमेंट की बात हुई। अच्छा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का अपना बैंक है, उसे और मजबूत करने पर जोर था। और हाँ, क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दे जैसे क्लाइमेट फाइनेंस है, कार्बन मार्केट है, उन पर भी सहमति बनी। ये सब तो ठीक है। और भारत 2026 में अध्यक्ष भी बनेगा ब्रिक्स का, जो एक बड़ा मौका है। लेकिन ये जो कुनबा बढ़ रहा है, इसे साथ लेकर चलने में कुछ दिक्कतें, कुछ चुनौतियां भी होंगी। चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। देखिए, एक तो ब्रिक्स का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो फैसलों को लागू करने में थोड़ी मुश्किल आती है। हाँ, वो कोऑर्डिनेशन वाली बात। कुछ के अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं, कुछ के तनाव वाले। हाँ। तो हर मुद्दे पर एक आम सहमति बनाना हमेशा आसान नहीं होता। चीन और रूस की अर्थव्यवस्थाएं जो थोड़ी सुस्त चल रही हैं, उसका असर भी पड़ता है समूह की ताकत पर। और डॉलर का विकल्प, उसकी बात तो होती है, पर जमीनी स्तर पर वो रफ्तार अभी धीमी है। तो एक तरफ ब्रिक्स है जो वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत के अंदर देखें तो वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट आई है भारत के गिनी कोएफिशिएंट पर, और वो कुछ दिलचस्प, शायद चौंकाने वाली बात कह रही है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई ध्यान खींचता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत का गिनी कोएफिशिएंट है 25.5। अब ये जो सूचकांक है, ये आय या फिर उपभोग कंजम्पशन में असमानता को मापता है। ठीक है। 100 का मतलब होता है पूरी असमानता। तो 25.5 के स्कोर के साथ भारत स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे समतामूलक देश बताया जा रहा है। चौथा? चीन और अमेरिका से भी बेहतर? चीन का शायद 35.7 और अमेरिका का 41.8 है। हाँ, उनसे काफी बेहतर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर जब हम भारत में अमीर गरीब की खाई की इतनी बातें सुनते हैं। वही तो, मतलब ये कैसे संभव है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये स्कोर जो है ये 2011 में 28.8 था, और अब 2022 में घटकर 25.5 हुआ है। तो प्रगति तो दिख रही है। अच्छा, कमी आई है इसमें। हाँ, कमी आई है, और इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है अत्यधिक गरीबी में भारी कमी। वर्ल्ड बैंक का ही डेटा है कि 2011 से अब तक लगभग 17 करोड़ से ज्यादा भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। 17 करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और इसमें जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे जनधन खाते खुले, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा सीधा खाते में गया, आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाएं, इनका बड़ा हाथ रहा है। हाँ, इनसे लोगों के हाथ में पैसा आया या खर्च बचा। बिल्कुल। तो लोगों का जो उपभोग का स्तर है, कंजम्पशन लेवल, वो बढ़ा है, और उसी वजह से ये गिनी स्कोर बेहतर दिख रहा है। अच्छा, तो ये स्कोर मुख्य रूप से उपभोग के लेवल पर, मतलब खर्च करने के स्तर पर समानता दिखा रहा है, जो सरकारी योजनाओं से शायद बड़ा है। हाँ, मोटे तौर पे यही बात है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? क्योंकि उसी रिपोर्ट में ये भी तो कहा गया है कि अगर हम गरीबी रेखा थोड़ी ऊपर रखें, मतलब $3.65 प्रतिदिन वाली, तो भारत में अभी करीब 28% लोग गरीब हैं। सही। और संपत्ति के बंटवारे का क्या? वो आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है कि टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा दौलत है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। यहीं पर आकर ये तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है,
ये जो गिनी कोएफिशिएंट है, खासकर जब ये कंजम्पशन के डेटा पर आधारित होता है, तो ये आय या संपत्ति की जो भयंकर असमानता है उसे शायद पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता। तो हाँ, ये सच है कि कल्याणकारी योजनाओं से सबसे निचले तबके के उपभोग में सुधार हुआ है, अत्यधिक गरीबी कम हुई है, ये अच्छी बात है। लेकिन संपत्ति का इतना ज्यादा जमावड़ा कुछ ही हाथों में और मौके जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, उन तक पहुंच में जो भारी असमानता है, वो संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई है। बिल्कुल वो बनी हुई है। और एक और बात, भारत में गरीबी मापने का जो पैमाना इस्तेमाल हो रहा है वो 2014 का है। उसे आज की महंगाई के हिसाब से अपडेट करने की भी जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ ब्रिक्स के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा है, हाँ, लेकिन साथ ही अपनी अंदरूनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है। गिनी स्कोर उपभोग में सुधार दिखा रहा है, पर संपत्ति और अवसरों की जो गहरी खाई है वो एक अलग और ज्यादा चिंताजनक कहानी कहती है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। 2026 में जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, तो क्या वो इस मंच का इस्तेमाल सिर्फ वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए करेगा, या फिर इस बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका का इस्तेमाल अपनी इन गहरे अंदरूनी चुनौतियों को, जैसे ये संपत्ति की असमानता है, अवसरों की कमी है, इनको हल करने की दिशा में भी करेगा? क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।